हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर हो। तो देखिए, आज का जो सेशन है जिसको आप भली भांति जानते हैं, करंट की डेली डोज, उसके लिए हम आए हैं। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जो भी ये करंट की डेली डोज है, अगर आप इसको मेरे साथ साथ उतारेंगे पेपर पे, पेपर और पेन के साथ अगर काम करेंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। एक चीज़ से थोड़ी सी निराशा हुई। मैंने जैसे कहा था, आज भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपनी वीडियो में लास्ट में। बच्चों ने वीडियो देखी तो बहुत है, लेकिन शायद अंत तक नहीं देखी, इसीलिए 3 या 4 लोगों के ही उसमें कमेंट्स में आंसर आए हैं जो मेरा क्वेश्चन था। अदरवाइज़ किसी और का कोई आंसर नहीं आया। इसके 2 मतलब हैं, या तो पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखी गई या पूरी वीडियो देखी ही नहीं गई। तो ऐसा मत कीजिए, है ना। ये वीडियो व्यूज़ वगैरह के लिए मैं आज नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में करंट पढ़ाता था और मैंने अभी करंट पढ़ाना बंद कर दिया है, क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा था। इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा और अतिरिक्त समय निकाला है। तो जब मैं समय निकाल रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी समय निकालिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो करंट का बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ये आपका मनाया गया है 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है, जो कि बुजुर्गों के लिए दिवस है, जिसमें बुजुर्गों के सम्मान की बात की गई है। और इसीलिए इस दिवस की जो थीम रखी गई है, वो विषय जो रखा गया है सम्मान के साथ वृद्धावस्था। तो आप लिख देंगे, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है जो 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये जो थीम है, थीम 2024 में, जो 2024 में इसकी थीम रखी गई है वो है सम्मान के साथ वृद्धावस्था। ये इसकी थीम रखी गई है। थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कुछ दिवसों की। अब देखिए, जब बात 1 अक्टूबर की आती है तो 1 अक्टूबर को 2 और दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और दूसरा विश्व शाकाहारी दिवस, है ना। तो 2 दिवस और आप समझ लीजिएगा यहाँ पर। ये जो 2 दिवस हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। कॉफ़ी आप जानिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा पसंदीदा पेय पदार्थ है। और दूसरा मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जाना कि जो 1 अक्टूबर का दिन है, उस तिथि को 3 दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस है, इसमें एक स्टैटिक जीके का पॉइंट, कॉफ़ी का जन्मदाता देश, वह कौन सा देश है जहाँ पर कॉफ़ी को सबसे पहले उगाया गया था। तो जो कॉफ़ी का जन्मदाता देश है उसका नाम है इथियोपिया। क्या नाम है? इथियोपिया। इथियोपिया जो है ये अफ्रीकन देश है। क्या नाम है इसका? अफ्रीकन देश है। ये जो इथियोपिया है, इसके बारे में आप जानिएगा। ये जो इथियोपिया है, ये इथियोपिया की जो राजधानी है, इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है अदिस अबाबा। बहुत बार आ चुकी है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट है। इथियोपिया के बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा
इथियोपिया में एक झील है जिसका नाम है टाना झील। क्या नाम है? टाना झील। और ये जो टाना झील है एक नदी है, विलू नील नदी। विलू नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? टाना झील से होता है। और टाना झील कहाँ पर है? टाना झील इथियोपिया में है। इथियोपिया कहाँ पर है? इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इथियोपिया क्यों फेमस है? क्योंकि इथियोपिया में ही पहली बार कॉफ़ी के पौधे की खेती की गई थी। इसीलिए इथियोपिया को कॉफ़ी का जन्मदाता देश कहा जाता है। तो मैं हट रहा हूँ साइड से, आप फटाफट इसको उतारें या इसका स्क्रीनशॉट लें। जल्दी से आप अपना काम करते रहें और हम वीडियो थोड़ा सा पॉज कर करके देखा कीजिए। लिखने में तो ज़्यादा समय ख़राब हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको लिखें फटाफट, है ना। तो आप ये ध्यान कर लीजिएगा। चलते हैं अगले बिंदु की ओर लीजिए। और जो अगला बिंदु है एक पर्वत है माउंट यूनम। अब आपको लग रहा होगा इसका नाम जैसे ये पर्वत कोई विदेश में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पर्वत है ये पर्वत हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमालय के अंतर्गत ही है। और इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति हैं भारत के पर्वतारोही जिनका नाम अभिनीत मौर्य है। अभिनीत मौर्य हरदोई के निवासी हैं, हरदोई उत्तर प्रदेश में है। तो अभिनीत मौर्य ने इस पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया है अभी हाल ही में, यानी इसको विजिट किया है ना। तो ये आपके लिए करंट का बिंदु है, तो लिख लेते हैं इसमें। हिमाचल प्रदेश में स्थित, हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्वत चोटी है। हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्वत चोटी है। हाल ही में अभिनीत मौर्य ये एक पर्वतारोही है। मौर्य ने इस चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भाई माउंट यूनम कहाँ स्थित है? हिमालय की कैटेगरी में आएगा, है ना, आप समझिएगा। और ये जो अभिनीत मौर्य हैं ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है? हरदोई से। और हरदोई कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। माउंट यूनम के बारे में जान लीजिएगा कि ये लगभग 6100 मीटर, कितना? 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। आप जानते हैं हिमालय कई राज्यों में विस्तृत है। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से लीजिएगा, फटाफट उतारते चलें और स्क्रीनशॉट भी लेते चलें साथ साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट का बिंदु है हमारा, वो एक आत्मकथा कह लीजिए या बुक कह लीजिए, और उस बुक का नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। बुक का नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल। ये जो बुक है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल, ये क्या है? एक बुक है। सबसे पहली चीज़ तो इसके बारे में ये जानिए कि ये एक बुक है। अब देखिए बुक है और हाल ही में लिखी गई है, तो इसके लेखक आपसे पूछेगा,
तो इसके लेखक आपसे पूछेगा। तो देखिए चूँकि इसके लेखक एक तो हमारे कौन हैं जिन्होंने जिन नाम आ रहा है इनका, ब्रायन लारा एक क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज़ के, है ना। और एक उनके साथ एक और राइटर है फिल वॉकर, क्या नाम है, फिल वॉकर। तो दोनों के नाम लिख लेंगे। ये पुस्तक जो लिखी है ब्रायन लारा और फिल वॉकर ने लिखी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक हो सकती है क्योंकि पूछी जाती हैं आपसे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि अभी एक पुस्तक आई थी कॉल ऑफ द गिर, जो गिरी नेशनल पार्क पर एशियाई शेरों पर लिखी हुई पुस्तक थी, परिमल नाथ वाणी ने लिखी थी। पुस्तक का क्या नाम था, पुस्तक का नाम था कॉल ऑफ गिर, है ना। तो कॉल ऑफ गिर, ये भी क्या है, एक बुक है। इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी एक बुक है और इस बुक के लेखक परिमल नाथ वाणी है। और ये जो बुक है, इस बुक की सबसे बड़ी बात, इस बुक का विमोचन जो किया है वो मोदी जी द्वारा किया गया है, इसलिए ये बड़ी बुक है, हो सकती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये जो बुक है ये एशियाई शेरों पर लिखी हुई है, एशियाई शेरों पर आधारित ये बुक है। और आपको पता होना चाहिए एशियाई शेरों का प्राकृतिक अधिवास गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, और कहीं पर भी एशियाई शेरों का प्राकृतिक अधिवास नहीं है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गिर गुजरात में पाए जाते हैं। फटाफट आगे बढ़ेंगे, उतारते चलें, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन जो है वो नाटो से संबंधित है, और ये जो क्वेश्चन है इसका हेडिंग है मार्क रूटे। ये जो मार्क रूटे हैं, ये मार्क रूटे जो बने हैं ये नाटो के महानिदेशक बने। अब बात आती है यहाँ पर नाटो की। तो नाटो जो है उसमें ये 4 शब्द आ रहे हैं, N फॉर नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फुल फॉर्म हो गई किसकी, नाटो की। नाटो की यानी इसकी हिंदी बनेगी उत्तरी अटलांटिक एक महासागर है, तो मैं बताऊंगा क्या है इसका नाम की वजह। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसकी अगर स्थापना की बात करें, किसकी, नाटो की, तो ये हुई थी 1949 में। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किस देश में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो नाटो है ये क्या है, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटीय देशों, जिन्हें आप सामान्य भाषा में यूरोपीय देश भी बोल सकते हैं, यूरोपीय देश भी बोल सकते हैं, है ना। उन तटीय देशों का सैन्य संगठन है,
सैन्य संगठन का मतलब हो गया कि भैया ये लोग आपस में पैसा वैसा इकट्ठा करके एक बहुत तकड़ी सेना इन्होंने बना रखी है नाटो के नाम से। अब जो इसके मेंबर्स होंगे, जो इसके मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स पर यदि किसी अतिरिक्त देश ने हमला कर दिया तो भाई ये नाटो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो इन सभी देशों ने मिलकर इसको बना रखा है ना। और इसके बारे में एक फैक्ट और जान लीजिएगा कि जो ये नाटो है, इसका जो नवीनतम मतलब बिल्कुल लेटेस्ट जो सदस्य बना है वो बना है स्वीडन। और ये जो स्वीडन है ये इसका 32वां सदस्य बना है। कौन सा बना है? 32वां सदस्य बना है। और अभी हाल ही में बना है, ये इसी वर्ष की बात है, 2024 में नाटो का विस्तार किया गया और नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन को बनाया गया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में इस नाटो में कितने देश हैं, तो आप कहेंगे 32 देश हैं। और ये चूँकि ये बहुत हार्ड फास्ट फैक्ट नहीं होता है, हर 4, 5, 6, 7 महीने में, एक साल में जब इनकी बैठकें होती हैं तो नया मेंबर्स ये ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो करंट की दृष्टि से आपका बन जाता है कि भाई कौन सा नया देश है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से लीजिए, फटाफट उतारिए, फिर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम। अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है जिसका नाम है क्रूज भारत मिशन। इसका नाम है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन, ये जो क्रूज भारत मिशन है ये एक मंत्रालय है जिसका नाम है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। क्या नाम है? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो देखिए ये क्या है, एक भारत सरकार का मंत्रालय है जो भारत के बंदरगाहों से, भारत के जहाज निर्माण से और भारत के जो आंतरिक जलमार्ग हैं उनसे रिलेटेड नियम व कानून बनाता है। तो इसके जो मंत्री हैं उनका नाम आप जानिएगा, सर्बानंद सोनोवाल। इसके जो मंत्री हैं, मंत्री मतलब जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस मंत्रालय के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर, वो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता जिनका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा था अभी कुछ दिनों पहले, क्या नाम है? मनु भाकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मनु भाकर हैं, जो कि ओलंपिक पदक विजेता है, निशानेबाज हैं, शूटर हैं हमारे यहाँ की, और ब्रांड एम्बेसडर बनी है किसकी? ये बनी है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की। ये इनकी बात रही। अब ये क्या है? तो देखिए ये जो है भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन चलाया है केंद्र सरकार के इस मंत्रालय ने। क्रूज पर्यटन का मतलब हो गया, जैसे आप अगर कभी गोवा गए हो या नावी गए हो तो सपना होगा जाने का, या सुना होगा कि यार गोवा जाना तो भाई क्रूज शिप में ज़रूर घूम कर आना। तो क्रूज शिप में घूमना मतलब क्रूज पर्यटन, मतलब क्रूज एक प्रकार का शिप होता है जिसमें मतलब होटल भी होगा, रहन सहन कक्ष भी होगा, डिनर कक्ष भी होगा,
पार्टी कक्ष भी होगा, बार वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना, फुल मस्ती समुद्र के बीच। तो वो क्रूज क्या बोलते हैं उसको, शिप बोलते हैं। और क्रूज शिप को ही बढ़ाने का काम किया जाएगा। कौन से मिशन के तहत? क्रूज भारत मिशन। ठीक है, फटाफट उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है राजश्री बिड़ला। राजश्री बिड़ला अगला पॉइंट, राजश्री बिड़ला। राजश्री बिड़ला ये एक बिड़ला परिवार से संबंधित महिला है। क्या नाम है? राजश्री बिड़ला। आपने बिड़ला परिवार में नाम सुना होगा एक व्यक्ति का जिनका नाम है आदित्य बिड़ला। क्या नाम है? आदित्य विक्रम बिड़ला, है ना, एयरटेल वगैरह की कंपनी चलाते हैं। उनकी विधवा हैं, ये वो मर चुके हैं, ये हैं। तो इनको ये जो चर्चा में रही हैं, इसलिए चर्चा में रही हैं कि वर्ष 2024 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार होते हैं, ये जो लाल बहादुर पुरस्कार है, ये पुरस्कार जनरली उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अच्छे शिक्षक हों, अच्छे समाज सेवी हों, अच्छा कुछ ऐसा बिजनेसमैन हो, राजनेता हो, उन्होंने कुछ जीवन में अपने इन क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की हो, प्रबंधन के क्षेत्र में, नेता के क्षेत्र में, है ना, तो ये उनको दिया जाता है। ठीक, अब ये जो पुरस्कार है ये 1999 से शुरू हुआ था। कौन सा पुरस्कार? ये जो लाल बहादुर ये वाला जो पुरस्कार है ना, इसका जो प्रारंभ हुआ है इस पुरस्कार का, ये 1999 से हुआ है। 1999 में पहली बार दिया गया था और इस पुरस्कार की जो राशि है वो इसमें 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी, हल्का सा तबीयत में थोड़ा फ़र्क है, मगर कोई बात नहीं, इसलिए एनर्जी थोड़ा सा लेवल डाउन है, मगर काम चल रहा है। काम चलता रहना चाहिए, बस काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उतारते चलें। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान है जामथा, महाराष्ट्र। क्या नाम है? जामथा। जामथा के बारे में जाने। यह महाराष्ट्र में स्थित एक स्थल है, एक जगह है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि जामथा में भारत का पहला ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क की स्थापना की गई। बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ ये है कि ये जो पार्क बनाया गया है, ये पार्क एक मंत्रालय है। उस मंत्रालय को आप कहते हो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन बर्ड पार्क है इसके बारे में जानिएगा। ये सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। सड़क परिवहन
मंत्रालय द्वारा। ये इसके लिए एक बड़ा पॉइंट इसको बना देता है, मंत्रालय द्वारा। जगह वगैरह दी गई है ना, तो सड़क के किनारे ही इसको बनाया गया हो। क्या है ये, इसको समझ लेते, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेते। देखिए इसमें दो चीज़ आ रही है, ऑक्सीजन वर्ड, यानी इसमें ऐसे पौधे लगाए गए होंगे जो ऑक्सीजन दे देते हैं, बहुत पौधे लगाए गए। दूसरा, इसमें केवल पक्षियों को आश्रय दिया गया है, पक्षी जो चाहे वो इंडिया के हों चाहे इंडिया से बाहर से प्रवास करके आए हों, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सीजन बर्ड पार्क। बड़ी बात यह है, भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क है, सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है, जामथा में। उतार लें, उतार लीजिएगा इसको, और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा एक कंपनी से है जिसका नाम है जेप्टो कंपनी। एक ऐप्स भी है ये, तो देखिए ये एक भारतीय कंपनी है। सबसे बड़ी चीज़, और ये राशन की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी। राशन की होम डिलीवरी का मतलब हो गया जैसे आप घर बैठे दाल चावल चीनी या और भी कोई ऐसी चीज़ जो राशन से संबंधित हो उसको मंगा लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई है, इस कंपनी की स्थापना 2021 में हुई है, और इस कंपनी के जो संस्थापक हैं, बड़ा नाम आगे चल के सुनने वाले हैं, केवल्य बोहरा एवं एक नाम और है, थोड़ा सा स्लिप कर रहा हूँ, केवल्य बोहरा, और एक पालीचा करके हैं केवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा, केवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा के द्वारा की गई। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि जो केवल्य बोहरा है ये भारत के युवा, भारत के सबसे युवा अमीर धनी व्यक्ति, भारत के सबसे युवा धनी व्यक्ति। जैसे अंबानी ग्रुप सबसे धनी हैं, लेकिन युवाओं में अगर सबसे धनी व्यक्ति कोई है तो किसका नाम आता है, वो नाम आता है केवल्य बोहरा का। सबसे युवा अरबपति कह सकते हैं, सबसे युवा अरबपति, अगर धनी व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे युवा अरबपतियों की लिस्ट में इनमें नंबर 1 पर है। सबसे युवा कौन है जी, अरबपति। अब ये तो रही इनके बारे में, इसका जो हेड क्वार्टर मुंबई में है इस कंपनी का, इस कंपनी का हेड क्वार्टर मुंबई में। ये तो रही इसके जेप्टो कंपनी के ऐप्स है, मोबाइल में आप डाउनलोड करेंगे मिल जाएगा आपको, है ना। अब बात ये रही कि भैया चर्चा में क्यों है, तो देखिए ये एक लिंक्ड इन की सूची आती है, लिंक्ड इन 2024 सूची में नंबर 1 पर रही है। किस मामले में, स्टार्टअप कंपनी के रूप में, स्टार्टअप कंपनी के रूप में। कहने का मतलब है कि लिंक्ड इन एक सर्वे कराता है, तो उस सर्वे में यह पाया गया कि वर्ष 2024 में
जिस कंपनी ने अभी हाल ही में स्टार्टअप किया है, स्टार्टअप मतलब जो 3-4-5 साल से पहले स्थापना हुई है और अभी बूम कर रही है, तो नंबर 1 कंपनी है जेप्टो कंपनी बन गई है, स्टार्टअप कंपनी भारत की। और जेप्टो कंपनी 2021 में बनी थी। केवल्य बोहरा इसके संस्थापक हैं और केवल्य बोहरा भारत के सबसे युवा अरबपति हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, काम होना चाहिए, आपको समझ में आएंगी क्लासें, है ना। कंटेंट से मतलब है, क्योंकि करंट में बहुत कुछ समझाने के लिए होता नहीं है, बस कंटेंट अच्छा मिलता रहे। तो प्रयास मेरा यही रहेगा। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, थोड़ी तबीयत डाउन होते हुए भी। अब आपको अपना काम करना है और आपका टास्क ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि ब्लू नील नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है। मेरी पूरी वीडियो आप देखेंगे और जब ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे कमेंट्स में कस के इस वीडियो का आंसर बताएंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे सजग हैं, ईमानदार हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है, तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस 2 माह यानी 60 दिन का आपके पास समय है। हम भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देंगे, आप भी अपनी तरह से तैयार करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।